मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया डायमेंशनल एनालिसिस और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। वहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से, और उससे संबंधित कुछ एप्लीकेशंस को हम लोगों ने स्टडी किया। डायमेंशनल एनालिसिस के दो यूज और रहते हैं। एक होता है कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरा है हमारा टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए आज के दो जो हमारे यूज हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड यूज है कन्वर्जन करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो टॉपिक का नाम रहेगा कन्वर्जन ऑफ वन system of unit into another system of unit, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना। तो देखिए इस कन्वर्जन को हम लोग करेंगे कैसे। जैसे मैं लिखता हूं लेंथ, हम लोगों ने लिखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के बारे में। अब लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है मीटर, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है सेंटीमीटर। आप एसआई से सीजीएस में गए मान लीजिए, तो आप लोगों ने क्या देखा, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो इसकी डायमेंशन है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा कैपिटल एल, चाहे आप मीटर के लिए लिखो चाहे आप सेंटीमीटर के लिए लिखो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में लिखो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। यानी कि किस फैक्ट के ऊपर कन्वर्जन करेंगे कि देयर इज नो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हेन we take its one system of unit into another system of unit। तो आप लिखोगे यहाँ no change in dimensions, या डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप यहाँ, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी when it is taken into when it is taken into one system to another system of unit। अगर आप उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके जाओगे तो यहाँ डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी होती है किसी क्वांटिटी के साथ वो बदल सकती है। कैसे बदलेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 मीटर है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 है, और 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 100 है। तो यानी कि जब मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता हूं तो क्या दिखाई देगा, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग ली जाएगी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। आप लोग समझो, सिंपल तरीके से मैंने बताया आप लोगों को कि 1 मीटर हम लोगों के पास 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। यहाँ एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू थी यूनिट के साथ, और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है और उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 100 है। तो यानी कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गए तो किसका चेंज नजर आता है, हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू का चेंज नजर आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस ए फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए आप लोगों के पास P है, वो इक्वल रहेगी N1 U1 और इक्वल है N2 U2। यहाँ N1 N2 क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है एक से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, और U1 U2 क्या है यूनिट्स।
और आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट भी आप इनको बोल सकते हो। तो हम कहेंगे N1 and N2 are numerical values U1 and U2 are यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आप लोगों के पास इस केस में। तो देखिए हम एक ये और ध्यान रखें कि यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ये भी हो सकता है कि एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और वहां हम लोग ये ना माने कि ये जो यूनिट है या यहाँ लेंथ का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। यहाँ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि 1 मीटर लेंथ 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात पे, सिर्फ जो मेजरमेंट का तरीका था वो बदला गया है, यहाँ पर जो यूनिट है वो बदली हुई है। तो यहाँ U1 U2 को कैसे लिखा जाएगा, देखिए U1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे M1A L1B T1C। M1 L1 T1 क्या है, ये मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स है। A B C क्या है, यहाँ डायमेंशंस है। ऐसे ही U2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे M2A L2B और T2C से। देखिए आप लोग देखते हो मास चेंज हो सकता है, 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम के इक्वल हो सकता है, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मिनट है 60 सेकंड हो सकती है। ये मैग्नीट्यूड इनका चेंज हो सकता है, इसलिए M1 L1 T1 M2 L2 T2 अलग लिए गए हैं। लेकिन A B C यानी कि डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में भी डायमेंशन A B C है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी डायमेंशन क्या है, A B C है। अब यहां से मान लीजिए मैंने N2 को निकालना है, तो हम लोगों के पास जो N2 का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, वो आ जाएगा N1 U1 डिवाइड में U2। कितना आ जाएगा, N1 U1 डिवाइड में U2, जो कि हम लोग लिख सकते हैं किसके इक्वल, N1 और U1 की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, M1A L1B और T1C, और U2 की वैल्यू कितनी है, M2A L2B और T2C। और इसको हम लोग अब कैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू N1 M1 by M2 A L1 by L2 B और T1 by T2 C। इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, यहाँ C डायमेंशन आ जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M1 by M2 A L1 by L2 B और T1 by T2 C। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए बात करेंगे अब कन्वर्जन करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, इससे संबंधित न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए जो हम लोगों ने यहाँ से सीखा है, एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है और उस फॉर्मूले में हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है उसको हम लोगों ने कैसे निकालना है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 जो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, वो आ जाएगी N1 की प्रोडक्ट किसके साथ, M1 by M2, और यहाँ डायमेंशन कितनी है A, फिर L1 by L2, यहाँ डायमेंशन कितनी है B, और T1 by T2, यहाँ डायमेंशन कितनी है C। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ इसका एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, फिर थोड़ा सा अलग तरह का हम एग्जांपल यहाँ कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, कन्वर्जन करना एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। तो एग्जांपल 1 है आपका यहाँ कि हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इनटू CGS सिस्टम। तो कई बार वो सीधा डायरेक्ट हमें से बोल सकता है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमें पता हो कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है,
तो ये पता करने के लिए मैं डायमेंशन देखता हूँ, यहाँ m किलोग्राम की जगह पे, मीटर की जगह पे l और सेकंड की जगह पे t, तो mL(t-2), इसका मतलब ये क्या है आपका फोर्स। तो ये F यानी कि फोर्स गिवन है आप लोगों को कितना, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना दे दिया आप लोगों को, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है। और इसको कन्वर्ट करना कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम के अंदर। देखिए कन्वर्जन हम लोग कैसे करें, हमारे पास दो सबस्क्रिप्ट है, 1 वाली और 2 वाली, तो एक के साथ किस में जाए, दो के साथ किसके साथ जाए, तो हम लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे हम लोग दूर करें, उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सबस्क्रिप्ट 1 हमेशा उन फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा जाएगा जिनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, विच टू कन्वर्ट, जिनको कन्वर्ट करना है। तो सबस्क्रिप्ट 1 जो है आपकी, तो यहां सबस्क्रिप्ट 1 की बात करते हैं हम लोग। तो सबस्क्रिप्ट 1 जो आएगी हम लोगों के पास, उसमें हम लोग लिखेंगे विच टू कन्वर्ट, जिसको कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर, और 2 किसके साथ जाएगी, इन विच कन्वर्ट, जिसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो 2 के अंदर, यानी कि देखिए अगर मैं यहां बात करूं, जो 1 सबस्क्रिप्ट है वो किसके साथ है, एसआई सिस्टम के साथ, और 2 सबस्क्रिप्ट है वो किसके साथ है, सीजीएस सिस्टम के साथ। तो यानी कि 1 से 2 में जाना है, मैंने एसआई से सीजीएस में जाना है, तो जो 1 वाली टर्म है वो आएगी आपकी एसआई सिस्टम में, और जो 2 वाली टर्म है वो आएगी आपकी सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा, हम डायमेंशंस का पता करें, ए बी सी की वैल्यूज का पता करें। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी सी आपकी जो डायमेंशंस हैं, तो हमारे पास गिवन है यहाँ फोर्स, और जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन में फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कितना, mL(t-2), और A यानी कि मास की डायमेंशन कितनी है 1, B यानी कि लेंथ की डायमेंशन वो भी कितनी है 1, C यानी कि टाइम की डायमेंशन वो कितनी है -2। तो यहां से जो A की वैल्यू है वो 1 है, B की वैल्यू है वो 1 है, और C की वैल्यू है -2 है। तो मैंने डायमेंशंस कैसे पता किया, सुनो दोबारा से, M मास की डायमेंशन यहाँ 1 है, यहाँ A है, तो यानी कि मास की डायमेंशन कितनी आ गई 1। लेंथ की जो डायमेंशन यहाँ B है, यहाँ 1 है, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी आ गई 1 आ जाती है। C यहाँ टाइम की डायमेंशन यहाँ -2, तो C की वैल्यू कितनी आ जाती है -2। और आप लोगों के पास डायमेंशन और फॉर्मूला कितना आ जाता है, mL(t-2) आ जाता है। अब हम लोग क्या लिखें, n1 की वैल्यू को लिखें। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 100 गिवन है। तो n1 कितना आप लोगों के पास 100 यानी कि 100। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लिखेंगे m1 L1 T1 की वैल्यू जो कि एसआई सिस्टम में होती है। m1 हमारा जो एसआई सिस्टम है वो 1 किलोग्राम T1 होता है, और 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। L1 आपका एसआई सिस्टम के अंदर 1 मीटर होता है, और 1 मीटर हम लोगों के पास कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और T1 हमारा कितना है यहाँ 1 सेकेंड एसआई सिस्टम के अंदर। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे m2 हमारा सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है मास की वो ग्राम, तो m2 कितना है 1 ग्राम। L2 सीजीएस सिस्टम में यानी कि लेंथ की यूनिट जो कि सेंटीमीटर है, और टाइम की जो यूनिट है वो कितनी है सेकंड। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेकंड। अब आपके पास सभी वैल्यूज आ चुकी है, L1 M1 T1 M2 L2 T2 ये सभी वैल्यूज आ चुकी है। इनको कहाँ रखेंगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, इसलिए हमारे पास अब N2 का रिजल्ट आ जाएगा। N1 कितना है 100, N1 की जगह पे कितना 100, M1 की जगह पे 1000 ग्राम, M2 की जगह पे 1 ग्राम, L1 की जगह पे 100 सेंटीमीटर, L2 की जगह पे 1 सेंटीमीटर।
T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 1000 ग्राम को डिवाइड किया 1 ग्राम से, डायमेंशन यानी कि A की वैल्यू, और A की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है 1 है। फिर L1 हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को डिवाइड किया किससे 1 सेंटीमीटर से, और B की वैल्यू लिखी, B की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है यहाँ से 1 है। फिर T1 आपका 1 सेकंड है, T2 हम लोगों के पास 1 सेकंड है, और आपकी T2 की वैल्यू कितनी है -2, सॉरी C की वैल्यू कितनी है -2 है। अब ये वैल्यू जब हम लिखते हैं तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल, यहाँ 1000 की पावर 1 का मतलब 1000, 100 की पावर 1 यानी कि 100, और 1 की पावर से कितनी भी हो -2 -3 4 5 6 कितनी भी हो हमारे पास, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्योंकि मैं 1 की पावर -2 है, मैं इसको लिखूंगा 1/1 की पावर 2, और यहाँ नीचे 1 की पावर 2 आपका कितना हो जाएगा 1, तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा 1 रहेगा। 1 की पावर अगर -3 होती तो उसको भी हम लोग 1/1 की पावर 3, और 1 की पावर 3 भी हमारे पास 1 के इक्वल, तो भी आंसर हमारा कितना आता 1 आता। तो यानी कि 1 की पावर चाहे आपकी इवन में है चाहे ओड में है, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाता है यहाँ से 100 × 1000 × 100, और ये रिजल्ट आ जाएगा 100 × 10⁵। तो देखिए आपको आज में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे ये रिजल्ट आ जाता है, यहाँ किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास अगर मैं इस आंसर को आगे बढ़ाता हूँ तो ये आंसर हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है कितना, F = 100 × 10⁵ ग्राम, किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और इतने। तो इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो इतने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। और आप लोगों को एक जगह बताया गया था कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन के बराबर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डाइन के बराबर। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ऐसे में 100 न्यूटन को, क्योंकि F यहाँ मैं लिख सकता था 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हम लोगों के पास बराबर हुआ किसके 100 × 10⁵ डाइन के। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट। देखिए इस एग्जांपल को हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि मैं किलोग्राम की जगह कितना लिखता 1000 ग्राम, मैं किलोग्राम की जगह कितना लिख देता 1000 ग्राम, मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो आपका सेकंड के अंदर ही रहता, तो हम डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल जो आपके वो उसको आप डायरेक्टली अल्टरनेट मेथड से सोल्व कर सकते थे, या डायरेक्ट मेथड से आप किलोग्राम की जगह पे इतने ग्राम, मीटर की जगह पे इतने सेंटीमीटर लिख के सोल्व कर सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा हमें घुमाकर दे देता है, तो उस टाइम पे हमें इसकी ही जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। तो हम इस फॉर्मूले के जरिए क्या करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप उस न्यूमेरिकल को आप सोल्व करोगे इसी फॉर्मूले की सहायता से। तो देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको वो कहता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि 100 वाट के बराबर है, हमने मान लिया वो किसके बराबर है 100 वाट के बराबर, और उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। मैं पहले एग्जांपल लिख लेता हूं। यहां आपको गिवन है एक क्वांटिटी यानी कि पावर जो कि कितनी है 100 वाट के बराबर है। अब हम लोगों ने इसको एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बदलना है। कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है, जहां मास को 10 किलोग्राम में मापा जाता है, यानी कि 10 किलोग्राम उसकी यूनिट है। लेंथ को जिसमें 100 सेंटीमीटर के अंदर मापा जाता है, यानी कि 1 मीटर के अंदर मापा जाता है, और टाइम को 1 मिनट के अंदर मापा जाता है। यानी कि जहां गिवन है मास को मापा जाएगा 10 किलोग्राम कर, यानी कि 10 किलोग्राम लेकर जो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है
लेंथ के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट हम लोगों ने कंसीडर कर ली वो 1 मीटर, और टाइम के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट कंसीडर कर ली है वो 1 मिनट। तो हमने एक ऐसा सिस्टम लेना है जहां मास 10 किलोग्राम में, लेंथ 1 मीटर में और टाइम 1 मिनट के अंदर मापा जाए। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमने क्या करना है, इस पावर को कन्वर्ट करना है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले के अनुसार n1 की वैल्यू को देखोगे। n1 हम लोगों के पास कितना है, 100 के इक्वल। फिर हम a b c की वैल्यूज निकाल लें, तो इसलिए इसका पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम लोगों के पास, पावर यानी कि वर्क बाय टाइम, और वर्क आप लोगों के पास होता है किसके बराबर, m l2 t-2, और टाइम किसके बराबर, t के बराबर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा m l3 और l2 t-3। ये हम लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है। यहां से m यानी कि a की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, यहां से l 2, यहां b, तो यहां से b की वैल्यू 2 के बराबर, यहां t की -3 डायमेंशन, यहां c डायमेंशन, तो c की वैल्यू आ जाती है -3 के इक्वल। तो ऐसे हम लोगों ने a b c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने याद रखना, वाट क्या आपके पास ऐसा यूनिट है, वाट क्या रहेगी ऐसा यूनिट, और इसकी यूनिट क्या आ सकती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो यहां हम लिखेंगे कि हम लोगों के पास जो m1 है वो कितने है, 1 किलोग्राम के बराबर। L1 जो है हम लोगों के पास वो 1 मीटर के बराबर, क्योंकि जो यहां जो यूनिट लिख सकते थे हम लोग, उस यूनिट को लिख सकते थे किलोग्राम मास के लिए, लेंथ मीटर स्क्वायर और सेकंड पर सेकंड क्यूब, ये हो जाता। तो ऐसा ही सिस्टम में किलोग्राम मीटर लेंथ और टाइम सेकंड के लिए, और जो t1 है हम लोगों के पास वो कितना है, 1 सेकंड। मैंने इससे पिछले न्यूमेरिकल में आप लोगों को बताया है 1 के साथ जिसको कन्वर्ट करना हो जाएगा 2, जिसमें कन्वर्ट करना हो जाएगा। अब 2 में आपके पास यानी कि m2 हम लोगों के पास कितना है, 10 किलोग्राम, L2 हम लोगों के पास कितना है, 1 मीटर, और T2 हम लोगों के पास कितना है, 1 मिनट, और मिनट हम लोगों के पास किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर, 60 सेकंड के बराबर। अब आपको सभी वैल्यूज पता लग चुकी है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, इसलिए हम लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा यहां से n2 इक्वल टू n1 कितना हम लोगों के पास 100 इनटू m1 कितना हम लोगों के पास 1 किलोग्राम, m2 कितना था 10 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को डिवाइड किया किसने से, 10 किलोग्राम से, और a की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 1। फिर हम लोगों ने लिखना है किसको, L1 बाय L2 को, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर, और यहाँ b की वैल्यू कितनी है 2 है। फिर t1 कितना हम लोगों के पास 1 सेकंड, t2 कितना है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड डिवाइड बाय 60 सेकंड, और इसकी डायमेंशन कितनी है -3 है, यानी कि c की वैल्यू कितनी है -3। देखिए 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आपके पास नॉर्मली यूनिट के अंदर आंसर बनता है। तो 100 इंटू में ये 10 किलोग्राम ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 1/10 बचना था ये, और 1/10 का मतलब 10 की पावर -1, 1/1 1 की पावर 2 1 ही रहेगा ये, और इंटू 1/60 इसकी पावर कितनी है -3, और 1/60 की पावर -3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 की पावर -3, 60 की पावर -3, और आपका 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो हमेशा 1 होता है, 60 की पावर -3 ऊपर जाके ये 60 की पावर +3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा अब यहाँ 60 की पावर 3, 60 की पावर 3। तो देखिए इतना बनेगा हम लोगों के पास 100 इंटू में 10⁻⁻1 इंटू, देखिए 60 की पावर 3 यानी कि 6 का क्यूब और गुना में 10 की पावर 3, ये हम लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ से -2 है, यहाँ 3 है, तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, और 6 का क्यूब जो हम लोगों के पास होता है वो 216 के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 216 गुना में 100 इंटू में फिर से 100 लिखा है, ये हुआ 110 की पावर 2, और ये 216 गुणा में 10 की पावर 4 कर दिया मैंने, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। और फिर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखूंगा
2.16 यानी कि 216 को मैंने 2.16 गुणा में 100 लिख दिया और वो 10 की पावर 6 हो जाएगा हम लोगों के पास। तो नए सिस्टम ऑफ यूनिट में पावर का ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर पावर ऐसे लिखी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट का दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। आप देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन की हम लोग बात करें और वो तीसरी एप्लीकेशन जो हमारे पास थी वो हम लोग टू डेराइव द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। टू डेराइव द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डेराइव करते हैं। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट रहेगा ये। मैं एक ही एग्जांपल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो टू डेराइव द फॉर्मूला में आप लोगों ने क्या करना है, वो पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं जिन पैरामीटर्स पे वो क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो थर्ड यूज जो है डायमेंशनल एनालिसिस का वो है टू डेराइव द फॉर्मूला। और फॉर्मूला डेराइव करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखें जिन पैरामीटर्स पर वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो मैं लिखूंगा फॉर डेराइविंग द फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी the factors on which this quantity depends must be considered। वो पैरामीटर्स को फैक्टर्स हम लोगों को कंसीडर करने हैं जिन फैक्टर्स पर पैरामीटर्स पर वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो चलिए एग्जांपल की हम लोग बात करें। इससे संबंधित एग्जांपल क्या हम लोगों के पास, मान लीजिए आप लोगों के पास हम लोग बात करें कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस ऑफ द बॉल के ऊपर और वेलोसिटी ऑफ द बॉल के ऊपर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। मान लीजिए हमें गिवन है फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट है रेडियस ऑफ द बॉडी, सेकेंड है मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और तीसरा है आपका मान लीजिए यहां कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन तीन पैरामीटर्स पर क्या करता है, मान लीजिए फोर्स डिपेंड करता है। अगर मुझे ये तीन पैरामीटर्स ना पता होते तो मैं फोर्स के बारे में फॉर्मूला नहीं प्राप्त कर पाता और हम बताएंगे कि ऐसा फोर्स क्या कहलाता है। तो चलिए अब डायमेंशनली हम इस बात को प्रूव करने की कोशिश करें कि कैसे हम यहां उस क्वांटिटी यानी कि फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को बताया गया है कि फोर्स डिपेंड करता है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहां गिवन F डिपेंड्स अपॉन, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, रेडियस ऑफ द बॉडी पर। फिर सेकंड हमें बोला गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर और तीसरा हमें बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। जो ईटा सिंबल का नाम है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब हम बात करें यहां हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम लोगों के पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K RA VB और ईटा C, ये हम लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम यहां क्या करेंगे, सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिखें और सबके डायमेंशनल फॉर्मूला को जब लिखते हैं हम लोग तो F हम लोगों के पास होता है किसके बराबर, mL T-2 के बराबर। K आपका कांस्टेंट है, इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं लेना होता।
आर हमारे पास एल के इक्वल रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का हम लोगों के पास LT-1 के इक्वल रहता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML-1T-1। ये सभी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखेंगे, डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसा करने से ABC की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो अब अगला काम क्या हम लोगों का, फोर्स की जगह पे लिखूंगा मैं ML-T-2 के आपका डायमेंशनलेस है, R की जगह पे L, वेलोसिटी की जगह पे LT-1, इसकी पावर B है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जगह पे ML-1T-1 और इसकी पावर C है। अब आप मास वाली टर्म को अलग लिखोगे, लेंथ वाली टर्म को अलग लिखोगे, तो यहाँ मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की 1 है, T की -2 है। यहाँ मास की डायमेंशन यहाँ 1 की प्रोडक्ट C के साथ तो कितना हो जाएगा C, तो M की जो डायमेंशन आ जाएगी वो C आ जाती है। यहाँ लेंथ की A, यहाँ 1 की प्रोडक्ट B के साथ तो B, यहाँ -1 की प्रोडक्ट C के साथ तो -C, तो L की जो टोटल डायमेंशन आएगी आपकी A + B - C के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से A फिर आपका +B और -C, ये L की टोटल डायमेंशन हो जाती है। यहाँ से -1B ये आपका टाइम की, यहाँ से -B और यहाँ से -C, तो टाइम के लिए हो जाएगा -B - C। समझो आप इस बात को, हमने क्या किया है, जो सेम क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस को अलग अलग लिख दिया है। अब कंपैरिजन करेंगे, यहाँ m की डायमेंशन C है, यहाँ 1 है, यहाँ L की डायमेंशन ये है, यहाँ 1 है, और यहाँ T की डायमेंशन ये है और यहाँ -2 है। तो कंपेयरिंग डायमेंशंस, तो जब हम लोग डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं तो C हम लोगों के पास 1 के इक्वल आ जाएगा, A + B - C = 1, फिर हम लोग लिखेंगे -B - C = -2। अब आपको C की वैल्यू पता लग चुकी है, आप यहां पुट कर लो। सबसे पहले तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे। मैं लिखूंगा B + C = 2। B + C की वैल्यू कितनी है, 2 है। C की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 है। जब मैं C की वैल्यू यहां से 1 रखूंगा तो इधर जाके 1 माइनस में हो जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाती है। और मैं लिखता हूं B = 2 - 1 और = 1। फिर यहां लिखता हूं मैं, मेरे पास B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, 1 - 1 0, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाती है। A + 1 - 1 = 1 और A also = 1। तो अब हमें पता लगा कि हमारे पास A, B, C सब की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। यहां रख देंगे हम लोग, तो इसलिए फोर्स का जो रिजल्ट बन जाता है हम लोगों के पास R, V, ईटा ये बन जाता है। और देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन रहता है, और उस लिमिटेशन में हम लोग इस K की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू का कोई पता नहीं लगा सकते हैं। बाद में एक्सपेरिमेंटली इस K की वैल्यू को फाइंड आउट किया गया, और जो ये K की वैल्यू आपको 6 पाई के बराबर आती है, तो F हो जाता है 6 पाई ईटा RV, ये हम लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है। और ऐसा फोर्स जो होता है हम लोगों के पास वो होता है विस्कस फोर्स, और ये तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिक्विड या गैसियस लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और ऐसा जो फॉर्मूला होता है वो स्टोक्स फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ये स्टोक्स फॉर्मूला के अंदर फोर्स का रिजल्ट है, ये विस्कस फोर्स का रिजल्ट है। और यहाँ क्या किया जाता है, एक स्फेरिकल बॉडी को लिया जाता है और उसको एक लिक्विड के अंदर, ऐसा लिक्विड होता है विस्कस लिक्विड, यानी जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट हो। स्फेरिकल बॉडी में जिसकी रेडियस r रेडियस है, और r रेडियस के साथ हम लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को वेलोसिटी v के साथ इस लिक्विड के अंदर मूव करवाते हैं, और यहाँ विस्कस फोर्स के अंदर या विस्कस फोर्स सेटअप होता है विस्कस लिक्विड के अंदर, और जो विस्कस फोर्स बनेगा वो ये फोर्स बनता है। और इस टॉपिक को हम लोग 7 मिनट के अंदर जाके स्टडी करेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला को क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। तो ये थे आप लोगों के आज के जो कंसेप्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।